यहाँ पर द होम कमिंग। द होम कमिंग इसको लिखा था हैरोल्ड पिंटर ने। होम कमिंग 2 एक्ट का प्ले है, 1964 में लिखा गया था और पहली बार पब्लिश हुआ 1965 ईस्वी में। इसका जेनर जो है ड्रामा है। इसको जो है बेस्ट प्ले के लिए 1967 में टोनी अवार्ड मिला था। और इसके थीम की बात करें तो मेन एंड वीमेन, पावर एंड सुपरियरिटी, नॉलेज एंड मीनिंग, सेक्स और लस्ट है। इसमें करेक्टर की बात करें तो मैक्स है जो कि 70 मीन्स होता है 70, यहाँ 60 लिखे हैं। मैक्स जो कि 70 साल का है और घर में सबसे बड़ा है ना। लैनी मैक्स का बेटा है और ये पेशे से एक पिंप है, दलाल है, प्रोस्टिट्यूट की दलाली करता है और ये 30 साल का है। सैम जो है ये 63 ईयर का है और मैक्स का भाई है और ये सैम जो है पेशे से शॉफर है। शॉफर मीन्स होता है टैक्सी ड्राइवर। जॉय ये जो है मिडिल 20s का है और एक बॉक्सर बनना चाहता है। जॉय ये मैक्स का बेटा है ना। टेडी भी मैक्स का बेटा है और ये भी मिडिल 30s का है। और जो है टेडी एक अमेरिका में फिलॉसफी का प्रोफेसर है। और इसके बाद बात करें रुथ, तो रुथ जो है टेडी की वाइफ है और ये एक वुमेन है, सिंगल वुमेन है जो कि 30 एज की है। इसकी एज कितनी है? 30 है। बात करें टाइटल होम कमिंग, इसका नाम कैसे पड़ा? तो एक्चुअली ये जो इसका नाम टाइटल होम कमिंग इसलिए पड़ा क्योंकि टेडी जब यूनाइटेड स्टेट्स में 6 साल रह चुका था अपने वाइफ के साथ, अपने वाइफ रुथ के साथ में। तो 6 साल के बाद टेडी अपने वाइफ रुथ के साथ यहाँ लंदन फैमिली, नॉर्थ लंदन फैमिली में आती है और यहाँ पर इसलिए टेडी आता है अपने वाइफ को लेकर ताकि वो अपनी वाइफ को अपने वाइफ रुथ को अपने फैमिली से मिलवा सके। क्लियर है? और जब ये रुथ जो है टेडी की नॉन ट्रेडिशनल फैमिली से मिलती है तो रुथ जो है यहीं पर रुक जाती है और टेडी विदाउट रुथ जो है अमेरिका वापस जाता है। समरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में 6 साल टेडी अपने वाइफ रुथ के साथ में रहे थे और 6 साल के बाद ये घर वापस आते हैं रुथ को लेकर ताकि ये अपने वाइफ से अपने वाइफ को अपने फैमिली से मिला सके। ठीक है? और जब ये आती हैं तो ये रुथ जब टेडी की फैमिली से मिलती है तो सबसे पहले रुथ जो टेडी की फैमिली में से रुथ के भाई लैनी से मिलती है और फिर आपस में एक दूसरे से बातचीत होता है। क्लियर है? और फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि टेडी की फैमिली ये डिसाइड कर दी कि रुथ यहीं पर रुक जाए और रुथ भी तैयार हो जाती है और लास्ट में रुथ जो है उसके बिना वहाँ पर अमेरिका में जाता है। क्लियर है? तो ये आपका था द होम कमिंग जिसको हैरोल्ड पिंटर ने लिखा। अब बेटिंग फॉर गोडोट की बात करें तो बेटिंग फॉर गोडोट एक ट्रैजिक कॉमेडी है जो कि 2 एक्ट का प्ले है जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा था। बेटिंग फॉर गोडोट के कैरेक्टर कौन कौन है? व्लादिमीर हैं, एस्ट्रोजन हैं, पोजो हैं, लकी हैं, गोडोट हैं, बॉय हैं और कौन है? एक दूसरा बॉय है। एक्चुअली वही बॉय है लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है? और ये जो है एक एब्सर्ड प्ले है, मतलब एक जो है सोसाइटी किस तरह से करप्ट हो गई थे उस चीज़ को दिखाया गया। एब्सर्ड प्ले का मतलब मीनिंगलेस है। थिएटर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। थिएटर जो है उसको मिरर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। एब्सर्ड थिएटर का मतलब होता है मीनिंगलेस थिएटर, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सैमुअल बेकेट के करियर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिफोर बेटिंग फॉर गोडोट, दूसरा आफ्टर बेटिंग फॉर गोडोट। अच्छा, बेटिंग फॉर गोडोट को लिखने के पहले सैमुअल बेकेट का करियर ट्रेडिशनली था लेकिन जब इन्होंने बेटिंग फॉर गोडोट लिखा तो उसके बाद इनका करियर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हुआ। इसके बाद वो एक से एक वर्क लिखते गए। ठीक? अब इसके बाद में जैसे ब्रीद जो है इनका 25 सेकंड बिग स्टेज प्ले है। हाँ, सैमुअल बेकेट का 25 सेकंड का ये बिग स्टेज प्ले है। ठीक? और सैमुअल बेकेट के फुल लेंथ प्ले की बात करें तो सैमुअल बेकेट ने 3 फुल लेंथ प्ले लिखा है, बेटिंग फॉर गोडोट, एंड गेम और जो है हैप्पी डेज। 3 है इनका, याद रखिए
कौन कौन से हैं? वेटिंग फॉर गॉडोट, एंड गेम और हैप्पी डेज। अब इनके ऑथर सैमुअल बेकेट की बात करें तो सैमुअल बेकेट का पूरा नाम सैमुअल बार्कले बेकेट था। इनका जन्म 13 अप्रैल 1906 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो है 22 दिसंबर 1989 ईस्वी को। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सैमुअल बेकेट जो थे आयरिश नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, थिएटर डायरेक्टर थे, पोएट थे और लिटरेरी ट्रांसलेटर थे, है ना। और इनका कई सारा वर्क फ्रेंच में लिखा गया है, ठीक है। इनका जो है मोस्ट ऑफ वर्क जो है फ्रेंच में लिखा गया है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में आते हैं जैसे मॉर्फी, मॉली, वॉट, डाइज, अननेमेबल और वेटिंग फॉर गोडोट, एंड गेम, हैप्पी डेज। और इनको जो है लास्ट मॉडर्निस्ट राइटर में से एक कंसिडर किया जाता है। जैसे मॉडर्निस्ट राइटर के लास्ट एज में जो मॉडर्निस्ट राइटर थे उनमें से एक ये भी हैं। और जो है इनका जो है की फिगर ये था कि इनको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, मार्टिन एस्लिन ने इनको क्या कहा? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा, चूँकि ये एब्सर्ड थिएटर के बारे में बहुत अच्छा लिखते थे। इसके बाद में सेटिंग कहाँ की गई? तो सेटिंग हुआ था एक कंट्री रोड पर जो कि एक ऐसे पेड़ के पास में है जिसमें कोई पत्ती नहीं है, लीफलेस ट्री के पास में है। और वहाँ पर दो आदमी हैं, एक व्लादिमीर है और दूसरा एस्ट्रोजन है। दोनों जो है गोडोट के आने का वेट कर रहे होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट प्ले है सन्स एंड लवर्स। एक्चुअली सन्स एंड लवर्स एक नॉवेल है, फिक्सन है, फिक्सन में नॉवेल है। इसको सन्स एंड लवर्स को D.H. लॉरेंस ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था 1913 ईस्वी में। और सन्स एंड लवर्स मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करता है, चूँकि D.H. लॉरेंस भी मॉडर्न पोएट में से एक हैं। इनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो मिस्टर वाल्टर मोरेल है, मिसेज गर्ट्रूड मोरेल है, विलियम मोरेल, एनी मोरेल, जॉन फील्ड, पाउल मोरेल, अर्थर मोरेल, मिरियम लीवर्स, क्लैरा डेविस और जो हैं लुइसा लिली, ठीक, और बैक्स्ट्रेस डेविस। ये इनके कैरेक्टर हैं। इसके जेनर की बात करें तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ये कैसा नॉवेल है? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। इसका थीम की बात करें तो ह्यूमन एंड रिलेशनशिप्स है, फैमिली, वीमेंस वर्किंग राइट्स एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अच्छा, सन्स एंड लवर्स को ओवरऑल 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला पार्ट जो कि मिस्टर और मिसेज मॉरेल के शुरुआती लाइफ और शुरुआती लाइफ किस तरह से अनहैप्पी थी इस पर बेस्ड है। और जो दूसरा पार्ट है वो जो है पाउल मॉरेल के लाइफ और पाउल मॉरेल के किस तरह से लाइफ में जर्नी होती है उसको बताया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉवेल टू द लाइट हाउस। तो टू द लाइट हाउस को लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। अब टू द लाइट हाउस एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल का एग्जाम्पल है। देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल का बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? टू द लाइट हाउस। इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो मिसेज रामसे हैं। मिसेज रामसे जो हैं मिस्टर रामसे की पत्नी हैं। ये बहुत सुंदर हैं, लविंग हैं और एक केयरिंग वुमेन है, घर में सबकी केयर करती हैं। क्लियर है? और एक इसके साथ में ये जो हैं एक गुड मदर हैं, एक गुड वाइफ भी हैं और एक गुड हॉस्टेस भी हैं। जैसे कोई आता है तो अच्छे से ये गेस्ट का रेस्पेक्ट भी करती हैं, ठीक है। और ये जो हैं नॉवेल में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर हैं कौन है? मिसेज रामसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टर रामसे। तो मिस्टर रामसे जो है मिसेज रामसे का पति है और एक प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल प्रोफेसर है, फिलोसफर है। मिस्टर रामसे कौन है? एक प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल फिलोसफर है। और ये जो अपने परिवार से मिस्टर रामसे अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन ये एक टायरेंट की तरह व्यवहार करता है, एक अत्याचारी की तरह व्यवहार करता है। ऐसा दिखाता है कि जैसे वो अपने फैमिली से कोई प्रेम ही नहीं करता है ना। और इसे डर रहता है कि इसका वर्क कहीं जो है अनइम्पॉर्टेंट ना हो जाए, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन कहीं उसे जाने ना, क्योंकि अगर इसका वर्क जो फिलॉसफी का, चूँकि ये प्रोफेसर है, तो अगर इसका वर्क जो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा तो फ्यूचर की जनरेशन पढ़ेगी नहीं, तब इसे कोई याद नहीं करेगा।
है ना। तीसरा कैरेक्टर है लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को जो है एक यंग सिंगल पेंटर है और ये जो है रामसे की फैमिली फ्रेंड होती है, ठीक। और ये जो है लिली ब्रिस्को ये मिसेज रामसे का चित्र मतलब पेंटिंग बनाती है। नेक्स्ट है जेम्स रामसे। अब जेम्स रामसे जो है रामसे का सबसे छोटा बेटा है। यद्यपि मिस्टर रामसे और मिसेज रामसे के 8 बच्चे हैं, है ना, लेकिन यहाँ सारे बच्चों की जिक्र नहीं है, जिनका जो में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं का नाम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए जेम्स रामसे जो है रामसे का यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा है और ये लाइट हाउस चलने के लिए कहता है, ठीक है। और इसके बाद में चार्ल्स टेंसले हैं। चार्ल्स टेंसले एक यंग फिलोसफर हैं और ये मिस्टर रामसे का शिष्य है, ठीक। चार्ल्स टेंसले कौन है? यंग फिलोसफर हैं और मिस्टर रामसे का पीपल है ये। अब बात करें विलियम बैंकर्स की, है ना, तो विलियम बैंक्स एक बॉटनिस्ट और रामसे का जो है एक ओल्ड फ्रेंड है। अब बात करते हैं इसके थीम, कौन कौन से थीम हैं। तो इसमें थीम की बात करें तो टाइम हो गया, मीनिंग ऑफ लाइफ, जेंडर, लव, मैरिज, इमोरलिटी ऑफ आर्ट। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है, ये पहले पेपर का पूरा है ये चीज़। नेक्स्ट है एक्जिस्टेंटियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस। इसको लिखा था जीन पाउल सार्ट्रे ने। तो पहला तो ये समझना है कि एक्जिस्टेंटियलिज्म होता क्या है। तो एक्जिस्टेंटियलिज्म एक प्रकार का मूवमेंट है जो कि पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान शुरू हुआ था और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में शुरू हुआ ये चीज़। अब इसके बाद में देखिए एक्जिस्टेंटियलिज्म एक प्रकार का मूवमेंट है और ये पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान शुरू हुआ था और ये कब मतलब शुरू हुआ? तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में शुरू हुआ था। अच्छा, कुछ फिलोसफर्स और कुछ राइटर्स जब ये देखे कि वर्ल्ड जो है एक इंडिफरेंट प्लेस में चला गया, मतलब वो अपने यूनिवर्सल रूल जो फैक्ट हैं, जो डेटा हैं, जो लॉ हैं, उसको नहीं फॉलो करता है ना, और वो एक अलग जगह पर पहुंच गया, इंडिफरेंट प्लेस पर पहुंच गया है, ठीक। और ऐसे प्लेस पर पहुंच गया है जहां का संसार एक एब्सर्डिटी की तरफ चला गया है, बेहूदगी को पार कर दिया है। तो सोशल रूल्स और व्यूज को बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देता है, ठीक। उनके लिए एक तरह सोशल रूल्स और व्यूज जो अनरिलेबल हो गए हैं, ठीक। अब राइटर्स की बात करें, कुछ राइटर्स ऐसे हैं यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस कहाँ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के रिगार्डिंग एक्जिस्टेंटियलिज्म मूवमेंट शुरू किया था किसने? जीन पाउल सार्ट्रे ने। अब ये बात करें तो अभी बताए गए ये फिलोसफिकल मूवमेंट होता है जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में आप कह सकते हैं व्हाट इज एक्जिस्टेंटियलिज्म। तो एक्जिस्टेंटियलिज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट होता है जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम चॉइस के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस के बात करता है। और ये जो है अगर इंडिविजुअल फ्रीडम और उसके जो इंडिविजुअल पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है उसके भी बारे में बात करता है। और लोग ऐसा बिलीव करते हैं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव योर लाइफ मीनिंग इन दिस एब्सर्ड वर्ल्ड, कि ये आपके ऊपर, मतलब एक्जिस्टेंटियलिस्ट जो होते हैं उनका ऐसा मानना है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस एब्सर्ड वर्ल्ड में अपने लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड करो या मीनिंग ना प्रोवाइड करो, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद में केवल एक ही तरीका है कि अपनी इस वर्थलेस लाइफ को एक फुलेस्ट लाइफ में एक मीनिंगफुल लाइफ देने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि एक कोई भी काम करना, पैशनेटली करना, सिंसियरली करना, ऑथेंटिकली करना। एक्जिस्टेंटियलिस्ट जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक मतलब वॉयेज में, एक जो है लाइफ की जर्नी में घूमते हैं और देखते हैं लोगों की लाइफ किस तरह से बीत रही है। एंड वो जो है एक इस संसार में जब लोगों को इस तरह से देखते हैं, एब्सर्डिटी से भरे हुए लोगों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, दे सजेस्ट, और वो सजेस्ट करते हैं कि लाइफ में कॉन्टीन्यूसली हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने लाइफ में जो हमारी डिजायर हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए
कंटिन्यू चलते रहना चाहिए ताकि हम लाइफ को मीनिंग दे सकें। इसके बाद में देखिए, जब लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा तो लाइफ एक तरह से लाइफ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। एग्जिस्टेंटलिज्म एक बताता है कि आपको पता है कि किस तरह से आपका लाइफ एक एब्सर्ड की तरह जा रहा है, इसकी कोई मीनिंग नहीं रह रही है ना। इसलिए इस वर्थलेस लाइफ को एक फुलेस्ट की तरफ ले जाना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। इसके लिए एग्जिस्टेंटलिज्म में एक थ्योरी दी गई, मिथ ऑफ सिसिफस। और मिथ ऑफ सिसिफस में सिसिफस एक ग्रीक कैरेक्टर होता है। सिसिफस बताता है कि किस तरह से जब वो हर रोज़ मतलब हिल पर जाता था और वहाँ पर देखता था कि रॉक जो है धीरे 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 बॉटम की तरफ वो सरकती आ रही है, और इस माध्यम से वो कहता है सेम इसी तरह से ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। क्लियर है? जस्ट अभी ये तो मैंने बताया ही। आगे देखिए, वैसे ये ह्यूमन लाइफ आपका कंप्लीट हो गया, एग्जिस्टेंटलिज्म। अब देखिए द बेस्ट लैंड बाय टी.एस. एलियट। इसको पब्लिश किया गया था 1922 में यूके में द क्राइटेरियन नाम के कलेक्शन में टी.एस. एलियट के, और जो है यूएस यानी कि अमेरिका में पब्लिश किया गया 1922 में द डेल नाम की क्राइटेरियन में, और डेनमार्क में 1922 में। इसको लिखा गया था 1931 में। इसका जो दूसरा टाइटल है ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस है। अच्छा, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द बरियल ऑफ डेड 1 से 76 लाइन है। अ गेम ऑफ चेस जहाँ पर 77 से लेकर 172 लाइन्स है, और फायर सरमन में 173 से लेकर 311 लाइन है। फायर सरमन में तीसरा पार्ट में 173 से लेकर 311 लाइन है ना। और डेथ बाई वाटर में 312 से लेकर 321 लाइन है, और व्हाट द थंडर सेड में 322 से 434 लाइन है। सबसे छोटा पार्ट है डेथ बाई वाटर 10 लाइन है। सबसे बड़ा पार्ट है द फायर सरमन, और जिसमें जो है 139 लाइन है। टोटल मिलाकर 434 लाइन है। अच्छा, बेस्ट लैंड ये मॉडर्न वर्ल्ड के हॉलोनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि 20th और बेस्ट लैंड जो है 20th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक है, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया, और एक तरह से मॉडर्निस्ट मास्टरपीस में भी इसको कंसिडर किया जाता है। बेस्ट लैंड जो है ये डिफरेंट टाइप के लिटरेरी, म्यूजिकल, हिस्टोरिकल एंड पॉपुलर कल्चरल एल्यूजन्स में भी कहीं ना कहीं ये एक तरह से रिलेट करता है कि चूंकि बेस्ट लैंड तब लिखा गया था जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो गया था, उस दौरान लिखा गया था। उस दौरान ये एज्यूम करते हुए लिखा गया था किस तरह से लोगों की लाइफ एक तरह से अनफर्टाइल लैंड की में बदल गया है, ऐसे लैंड के फॉर्म में बदल गया है जहाँ से कोई उपज नहीं मिल सकती। और जब मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा गया था तब इसका टाइटल था ही डू द पॉलिश इन डिफरेंट वॉइस, और इस पोएम को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया। फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुआ कहाँ पर अपीयर हुआ? यूनाइटेड किंगडम में, है ना। अक्टूबर 1922 में इलियट के कलेक्शन द क्राइटेरियन में, लेकिन अमेरिका में पब्लिश हुआ नवंबर 1922 में द डेल नाम के कलेक्शन में। थीम की बात करें, द ब्रोकननेस एंड आइसोलेशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ, रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी एंड निहिलिज्म, सेक्स, लस्ट एंड इम्पोर्टेंस, मेमोरी एंड द पास्ट। और इसके ड्राफ्ट की बात करें तो इसके ड्राफ्ट से ये रिवील होता है कि जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था, ड्राफ्ट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा लाइन थी, लेकिन बाद में इसमें कट पिट किया गया, है ना। चूँकि एजरा पाउंड को ये पोएम डेडिकेटेड है। द बेस्ट लैंड किसको डेडिकेटेड है? एजरा पाउंड को। तो एजरा पाउंड के सजेशन पर खुद टी.एस. एलियट ने इसमें कई सारे लार्जर सेक्शन को रिमूव किया, और जब लार्जर सेक्शन को रिमूव किया तो कट पिट करके 434 लाइन की ये पोएम बनाई गई। और द बेस्ट लैंड को मतलब ये पढ़ने में एक बार में समझ में नहीं आता है, ये पढ़ने में कठिन हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर टी.एस. एलियट कहते हैं कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहाँ जाओ? लाइब्रेरी में जाओ। हे, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस पोएम, गो टू लाइब्रेरी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ टी.एस. एलियट यही रीडर को मैसेज दिए हैं कि तुम जाओ और लाइब्रेरी में जाओ, है ना, और पढ़ो।
नॉलेज गेन करो, तब समझ में आएगा। और पूरा रीजन है इस पोएम को लिखने का कि मॉडर्न पीपल किस तरह से आज की वर्थवाइल चीज़ों की तरफ, जैसे ग्रेट आर्ट या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाने के लिए इन्होंने द बेस्ट लैंड लिखा, है ना। और इस यद्यपि टी.एस. एलियट को मतलब वो हो गया था, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, इसके लिए इन्होंने 3 महीने की छुट्टी भी ली थी, ठीक। और इसके बाद में अब समरी की बात करें तो द बरियल ऑफ डेड में सिंपली यही होता है कि एक स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ वुमेन नेम्ड मैरी के एक स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज की बात होती है। और उसके बाद ये पोएम तुरंत जो है मैडम सोसोस्ट्रिस की बात करने लगती है, जो कि किसी की फॉर्चून को बताती है। मतलब ये जो है पार्ट 1 में समरी है, बाकी आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से आपके पास इसका डिटेल्स भेज दूंगा। पार्ट 2 में समरी है अ गेम ऑफ चेस। इसमें क्या होता है, एक लेविस वुमेन की कहानी बताई जाती है और फिर फिलोमेल वुमेन की कहानी बताई जाती है। यहाँ बताया जाता है कि किस तरह से फिलोमेल वुमेन का रेप जो है टेरस के द्वारा किया जाता है और किस तरह से फिलोमेल ने टेरस से बदला लिया और भगवान ने क्या किया, फिलोमेल को नाइटिंगेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, बदल दिया था, ठीक है। ये चीज़ होता है। और यहाँ लास्ट में ये होता है, 2 वुमेन आपस में बात करती हैं और ये कहती हैं कि किस तरह से चोरी छुपे बार में से कुछ शराब को चुरा लिया जाए और जो है पिया जाए। अब एलियट की ये सब कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि एलियट बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कोटेशंस का यूज करते थे, रेफरेंस का यूज करते थे, फुट नोट्स का यूज करते थे। इसके साथ में डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करते थे, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इन सबको। अच्छा, पार्ट 3 फायर सरमन। फायर सरमन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली एक फिलोमेल वुमेन जो है यहाँ पर इस्मारा मर्चेंट के द्वारा वीकेंड सेक्स के लिए कहा जाता है। और यहीं पर एक गॉडेस हेरा होती हैं, वो क्या करती हैं, मतलब इस्मारा मर्चेंट को जो है 7 साल के लिए वुमेन के रूप में बदल देती हैं, ठीक है। सॉरी इस्मारा मर्चेंट के लिए मतलब क्या कहा उनको, इस्मारा मर्चेंट के लिए वीकेंड सेक्स के लिए एक व्यक्ति को कहा जाता है। और यहाँ टायरसियास जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, वो जो है उसको गॉडेस हेरा 7 साल के लिए वुमेन के फॉर्म में बदल देते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा ये चीज़ बताना, मैं अलग से आपके पास मैं लिंक भेज दूंगा। आगे डेथ बाय वाटर की बात करें तो इसमें एक फेल्बस नाम का एक सेलर है जो कि इतना ज़्यादा प्राउड हो जाता है कि ये जो है बॉटम ऑफ ओशियन में पहुंच जाता है और वहाँ पर वाटर से इसकी डेथ हो जाती है। इसके थ्रू पोएट यही बताते हैं कि ज़्यादा अगर प्राउड हो जाए ना तो फेल्बस की कहानी पढ़ लेना, ठीक। और व्हाट द थंडर सेड में ये होता है कि थंडरिंग होती है, उस थंडरिंग के दौरान 3 वर्ड संस्कृत के नॉइज होते हैं, दत्ता, दयाधोम, दमेत्ता। दत्ता मीन्स होता है गिव, दयाधोम मीन्स होता है सिंपैथाइज और दमेत्ता मीन्स होता है कंट्रोल। और फाइनली रिपीटेशन ऑफ द वर्ड शांति के साथ में ये पोएम जो है कंप्लीट होता है। और ये जो है लास्ट में टी.एस. एलियट उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं हैप्पी हों, तन से, मन से और धन से, हर तरह से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर जगह हों। चलिए अब नेक्स्ट पोएम है बाइजेंटियम। बाइजेंटियम को किसने लिखा था, तो बाइजेंटियम को विलियम बटलर येट्स ने लिखा। इसके पहले इन्होंने लिखा था सेलिंग टू बाइजेंटियम 1926 में, लेकिन बाइजेंटियम को लिखा 1930 में। इसको पब्लिश करवाया गया 1932 में। और किस कलेक्शन में पब्लिश करवाया था इन्होंने, किस कलेक्शन में, वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स में इन्होंने पब्लिश करवाया। बाइजेंटियम में 40 लाइन है, 5 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में 8 लाइन है, तो 8 × 45, इस तरह से 40 लाइन होगी। थीम की बात करें तो परमानेंट एंड ट्रांसिएंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ह्यूमन इनपरफेक्शन एंड परफेक्टनेस ऑफ हार्ट, इक्वल। अच्छा, इसकी सिस्टर पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम और इसकी सेटिंग रखी गई अ नाइट इन द सिटी ऑफ बाइजेंटियम। समरी की बात करें तो बाइजेंटियम एक शहर है जहां पर बाइजेंटियम शहर में रात के समय का दृश्य इस पोएम में बताया गया है, क्लियर है। और इसके साथ में यहाँ पर जो है इस तरह से बताया गया कि बाइजेंटियम के शहर में किस तरह से रातें खो जाती हैं, है ना। जो दिन की चमक होती है, दिन एक्टिविटीज़ सारी बंद हो जाती हैं। जो राजा के ड्रंकन सोल्जर्स होते हैं वो सब सो जाते हैं, नाइट वॉकर्स भी गाना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह भी सब सो जाती हैं। तो इस बीच में जब इसके ये सारी चीज़ें होती हैं तब उसके
उसी के साथ में स्टारलाइट जो तारे का प्रकाश और जो चांदनी का प्रकाश होता है उसमें जो है जो चर्च का डोम होता है बहुत चमकता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पर यहाँ टी.एस. एलियट कहते हैं, मतलब स्पीकर कहते हैं कि उनको एक कुछ इमेज दिखाती है फ्लोटिंग करती हुई, और वो क्या करते हैं उस स्पिरिट या उस इमेज का पीछा करते हैं। और जब पीछा करते हैं तो वहाँ पर एक तरह से इनको ये सोचते हैं कि लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ। ठीक है, फिर पोएट क्या होता है, पोएट उस फ्लोटिंग इमेज का पीछा करते हैं, और जब पीछा करते करते वो फ्लोटिंग इमेज गोल्डन बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, गोल्डन ट्री पर बैठी रहती है, जैसे कोई मिरेकल हो गया है ना। इस तरह से ये जो है ये स्पीकर मतलब कौन, W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स उसको मायर एंड ब्लड कहकर पुकारते हैं। बाकी नेक्स्ट पेज पर है, पहले इसे देखते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, आधी रात के समय इमेज फ्लोट करते हुए एक फ्लेम की तरह जो है एम्पायर के पेवमेंट से होकर चलती है। और पहली बार जब ये देखते हैं तो इस तरह से इनको लगता है कि यहाँ पर ऐसे जैसे आंखों के सामने कोई झिल्ली टाइप हो, पर्दा टाइप आ जाता है ना सबको रात में, ऐसे जैसे भूत जैसा नज़र आता है इस तरह से। और स्टार्म भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। फाइनली जो स्पिरिट, कई सारी स्पिरिट आना शुरू कर देती हैं और ये सब सी शोर की तरफ जाती हैं, और फिर गोल्डन स्मिथ इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके पहले देखिए यहाँ पर W.B. यीट्स जो हैं, एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट, जो कि 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट में से एक माने जाते हैं, और W.B. यीट्स मॉडर्निस्ट पोएट हैं। और दूसरा नंबर ये जो हैं 1939 में इनकी डेथ हुई थी, है ना, 1939 में इनकी डेथ हुई है। जबकि इन्होंने अपना करियर प्रोज, ड्रामा, पोइट्री सब में बनाया है। W.B. यीट्स ने सबसे पहले लिखा था सेलिंग टू बाइजेंटियम 1926 में, इसके बाद में बाइजेंटियम को लिखा था 1930 में। ठीक है, और होता क्या है, इस बाइजेंटियम को अपने वर्क वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स में ये पब्लिश करवाते हैं, 1932 में पब्लिश करवाते हैं। क्लियर है, ये चीज़ होता है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ देखें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग टू बाइजेंटियम में पोएट जो हैं बाइजेंटियम की जर्नी की बात करते हैं, लेकिन बाइजेंटियम में पोएट जो हैं बाइजेंटियम में रहकर जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है बाइजेंटियम के शहर का, उसकी बात करते हैं, है ना। इस तरह बाइजेंटियम ऐसा लगता है जैसे सेलिंग टू बाइजेंटियम का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हो, और इन दोनों पोएम को एक मिलाकर कहते हैं बाइजेंटियम पोएम्स कहा जा सकता है। कैजुअल्टी बाई सीमस हैनी, कैजुअल्टी को किसने लिखा था, तो कैजुअल्टी को सीमस हैनी ने लिखा था। कैजुअल्टी एक, सीमस हैनी एक आयरिश पोएट थे, है ना, जो कि सिविल वार के टाइम इन्होंने लोगों की, आयरिश पीपल की कंडीशन देखी, किस तरह से आयरिश पीपल 2 कंट्रीज में से अलग हुए, है ना। एक कैथोलिक्स रिलीजन को फॉलो कर लिए और एक प्रोटेस्टेंट रिलीजियंस को फॉलो कर लिए। ये पोएम इन्होंने, कैजुअल्टी वाली पोएम ये जो है लुइस ओ नील, जो कि इनका फ्रेंड था, उनकी याद में लिखा है, जिनकी हत्या की जाती है इस मतलब ब्लडी संडे वाले इवेंट में। इनके फ्रेंड लुइस ओनील की हत्या हो जाती है, इन्हीं के बारे में बताता है ना। ये पोएम जो है एक तरह से जो 13 आदमी के मृत्यु हुई थी उनके फ्यूनरल के बारे में बताता है कि, और कैजुअल्टी जो है एक LG है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट LG में कंसिडर की जाती है। और ये पोएम की जो सेटिंग रखी गई अल्स्टर के नॉर्दर्न प्रोविंस में इसकी सेटिंग रखी गई 1972 में। और ब्लडी संडे का इनफेमस ईयर था, जहां पर ब्रिटिश आर्मी के द्वारा 13 सिविल प्रोटेस्टर्स को जो है लंदन डेरी के बॉग साइड एरिया में मार दिया जाता है। और जो ये पोएम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट, और हर पार्ट में कहीं ना कहीं स्पीकर अपने फ्रेंड की ही कहानी बताता है, उसी के बारे में बात करता है। पहला पार्ट जो होता है, पहले पार्ट में फ्रेंड ये बताता कि किस तरह से जो है एक पब होता है और पब में स्पीकर अपने दोस्त के साथ जाता है, एक रेगुलर कस्टमर रहते हैं ये सब। और दूसरे पार्ट में कविता ये बताता है कि फ्यूनरल डे और सोशल प्रेशर के बारे में बताता है, किस तरह से ह्यूमन और नेचर के बीच में कंट्रास्ट हो गया था। और तीसरे पार्ट में ये होता है कि किस तरह से उसका दोस्त लुइस ओ नील अपने
अब देखिए यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, जैसे इस पोयम के थ्रू एक तरह से ये बताया गया है कि डीह्यूमनाइजिंग पीरियड के बारे में बताया गया है। लेकिन अब बात करें इस पोयम की, यानी कि कैजुअलिटी की, तो कैजुअलिटी जो पोयम है इसमें कोई डिफिनिट मीट्रिक या राइम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया है। और यहाँ पर सीमस हेमी ने अपने फ्रेंड लुइस ओ नील के पर्सनालिटी और उसके इवनिंग हैबिट की बात करता है, और ये बताता किस तरह से लुइस ओ नील अपने इवनिंग हैबिट में जो पीने की लत के वजह से किस तरह से उनको जान से हाथ धोना पड़ा, इसके बारे में बताता है। और कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड को याद करके मॉर्निंग भी करता है, बिलाप करता है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोयम, हॉक रोस्टिंग। हॉक रोस्टिंग, इसको हॉक्स मोनोलॉग भी कहते हैं, इसको टेड ह्यूग्स ने लिखा है। अच्छा, बात करें ये पोयम को एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूग्स ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट थे, है ना। वो एक एमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पोएट और राइटर थे। इन्होंने ये टेड ह्यूग्स जो हैं बच्चों के लिए लिखते थे, है ना, और इसलिए इनको चिल्ड्रंस राइटर भी कहते हैं। याद रखिए, टेड ह्यूग्स को चिल्ड्रंस राइटर भी कहते हैं। और टेड ह्यूग्स की शादी सिल्विया प्लाथ से हुआ था, लेकिन सिल्विया प्लाथ से बाद में डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद में रीज़न क्या था, क्योंकि टेड ह्यूग्स जिस ये यूनिवर्सिटी में थे वहाँ के एक टीचर से इनका अफेयर था, और इसलिए सिल्विया प्लाथ से डिवोर्स हो गया इनका। और इनकी जो पोयम है ये बच्चों के लिए पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग रहती है ना। और जैसा कि यहाँ पर जो पोयम है हॉक्स रोस्टिंग, जिसको हॉक्स मोनोलॉग भी कहते हैं, एक तरह से थॉट प्रोवोकिंग और रियलिस्टिक टाइप की पोयम है ना। इसमें एक तरह से पावर के मिसयूज के बारे में बताया गया है। ये बताया गया किस तरह से जब लोगों को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है तो किस तरह से वो अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, है ना। हॉक इसमें बताया गया, एक हॉक मीन्स होता है बाज। एक हॉक के माध्यम से बताया गया है कि एक हॉक जो है पेड़ के टॉप पर बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, है ना, और वो सोच रहा है कि वो किसी भी बर्ड के एक्शंस को जज कर सकता है ना। वो पावर ड्रंक है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसके पास पावर है, और इसी चक्कर में वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में कंसीडर करता है। वो सोचता है कि सूर्य की किरणें जो है उसको शिकार करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक, उसके शिकार में हेल्प करती हैं, ठीक। और पृथ्वी भी उसे जो है एक तरह से सैल्यूट करते हैं, पृथ्वी भी उसे शिकार करने के लिए एक एरिया प्रदान करती हैं। फिर बात करें, और वो बोस्ट करता है, डींग मारता है कि वो सुपीरियर है, वो जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सारे क्रिएचर्स, उन सारे प्राणियों में वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। वो जो है इधर उधर उड़ती है ना, बिना किसी फेयर के। ही फ्लाइज हेयर एंड देयर विदाउट एनी फियर। वो इधर उधर बिना किसी फेयर के उड़ती है, और वो अपने आप को एक सॉवरेन रूलर के रूप में कंसीडर करती है, सर्वे सर्वा रूलर के रूप में कंसीडर करती है। और वो बोस्ट करता है और प्रोक्लेम करती है कि उसकी सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वो परमानेंट है, वो कभी हटेगी नहीं। इस पोएम में हॉक जो है एक मेन कैरेक्टर, हॉक को मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, और उसके थ्रू एक तरह से यहाँ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिप्रेजेंट किया गया है। उसके थ्रू वो मतलब बताया गया किस तरह से वो अपनी सुप्रीमेसी का डींग मारती है। फिर हॉक जो है हॉक जो एक पेड़ पर बैठी हुई अपने शिकार के बारे में सोच रही है, आंखें बंद है, पावर ड्रंक है। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, वो जो है ऐसे फालतू में बैठी हुई है और क्लेम करती है कि वो सारे किसी भी पक्षी के, किसी भी लोगों के एक्शन को देख सकती, समझ सकती है ना। और वो जब भी शिकार करने के लिए निकलती है ना तो बहुत एक्टिव रहती है, और वो शिकार को मार देती है, चीर फाड़ कर निकलती है। मीन्स जब तक वो मार नहीं देती है तब तक उसे कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर वही चीज़ रिपीट हो रहा है, ये सारा पृथ्वी भी उसकी हेल्प करती है। फिर यहाँ पर क्या है, बोस्ट करता है, ये सॉरी ये पेज रिपीट हो गया आपका, वही चीज़ें हैं, मैटर वही है। हाँ यहाँ पर देखिए वो कहता है कि उसका रास्ता जो है ना फुल ऑफ बोन्स और डेड बॉडीज, मतलब हड्डियों से भरा हुआ है, और एक डेड बॉडीज से भरा हुआ है, मतलब वो इन सब से गुजरती है, ठीक। और इसके साथ में वो मर्सीलेस है, उसके पास दया नहीं है, कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है, वो जिसे चाहे उसे मार देती है, बिना दया के मारती है, निर्दयता के साथ मारती है, ठीक है।
और हॉक जो है एक क्रेचर्स में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए ये जानी जाती है और जानी जाती रही भी है। ठीक, तो ये है आपका। और कोई भी जो है ये क्या मतलब वही चीज़ है। देखिए, नोबडी इज़ देयर टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट, कोई भी उसे उसके अधिकार को छीन नहीं सकता है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपका एक नया हियर। अब देखना ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हियर पोएम को लिखा था फिलिप लार्किन ने। हियर पोएम को किसने लिखा था? फिलिप लार्किन ने हियर पोएम को फर्स्ट टाइम फिलिप लार्किन्स के कलेक्शन विद सम बेडिंग्स में पब्लिश हुआ। किस में पब्लिश हुआ? विद सम के कलेक्शन, अरे लार्किन्स के कलेक्शन पोएम विद सम बेडिंग्स में, विद सम बेडिंग्स में ये पब्लिश हुआ। और ये हियर पोएम जो है ये डील करता है थीम ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग्स के साथ में, डील्स विद थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। इसके बाद में बात करें हियर बाई हियर इट इज अ मेडिटेशन ऑन अ जर्नी। ये एक तरह से जर्नी पर मेडिटेशन है, मतलब जर्नी के दौरान इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसी चीज़ को मेडिटेट करके इन्होंने लिखा इस पोएम में। वेरियसली इंटरप्रेटेड बाई अ ट्रेन, जहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें मेडिटेट किया, जो चीज़ ऑब्जर्व किया ट्रेन के द्वारा, बाइसिकल के द्वारा या बस के द्वारा जब ये जर्नी कर रहे थे, हाँ फिलिप लार्किन मेल हैं, कर रहे थे तब जो है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इजंट स्पेसिफाइड, यद्यपि यहाँ पर किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं किया गया है ना। और यहाँ पर ये क्या कर रहे थे? गोइंग ईस्ट फ्रॉम हल, ये हल सिटी से ईस्ट की तरफ जा रहे थे। और जब हल सिटी से ईस्ट की तरफ जा रहे थे तब क्या होता है, यहाँ पर ईस्ट में इंग्लैंड के ईस्ट कोस्टल एरियाज में ये जहाँ पर इनका कंट्री साइड, जहाँ पर इन्होंने रुकने के लिए व्यवस्था बनाई थी वो फ्लैट था और एक काफ़ी अच्छा था। और हल जो है, देखिए हल से आ रहे थे, हल जो है विलेज है ना। तो हल एक अनयूजुअल सिटी है, वही सिटी हल एक अनयूजुअल सिटी है जहाँ पर ये प्रोजेक्टिंग सेक्शन ऑफ लैंड ये लोकेट किए थे। और ये ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसको क्या किया जाए, विजिट किया जाए, ठीक है। बस ये रास्ते में ऐसे इन्होंने देखा और उसके बारे में लिखा। और इट इज़ नोन फॉर इट्स इंडिविजुअलिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। अब देखिए ये जो हियर पोएम है ये इंडिविजुअलिटी और डिस्टिंक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। हियर जो टाइटल है, इस हियर टाइटल का मतलब जो सजेस्ट होता है, क्या सजेस्ट करता है हियर टाइटल? यूनिवर्सलिटी को सजेस्ट करता है ना। ये एक ऐसी पोएम है जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्स, मतलब ये हियर पोएम ऐसी पोएम है जो कि बताती है ह्यूमन रिस्पॉन्स किस तरह से इन्वायरमेंट, मतलब किस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना, किस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट को मतलब नुकसान पहुंचा रहा है एंड किस तरह से लोग इस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को कैसे वो रखते हैं और इन्वायरमेंट की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। फिलिप लार्किन ने अपनी इस पोएम को कंप्लीट किया था अक्टूबर 1961 में। अब देखिए फिलिप लार्किन ने अपनी इस पोएम को कब कंप्लीट किया था? अक्टूबर 1961 में कंप्लीट किया था। और इसमें इन्होंने और अपने इस पोएम को 1961 में तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस पोएम को इन्होंने अपने कौन से कलेक्शन में इंक्लूड किया? तो द विडसन बेडिंग्स नाम के कलेक्शन में इन्होंने इंक्लूड किया और इसी पोएम के कलेक्शन में इसका प्रकाशन भी करवाया। समरी की बात करें तो हियर पोएम जो है एक हल सिटी के बारे में है, ठीक। यद्यपि हल सिटी का पूरा नाम है किंग्स्टन अपॉन हल। और वहाँ पर एक चीज़ और है, हल जो है वहाँ पर एक बहती हुई नदी का भी नाम है, ठीक, जो कि सिटी के साउथ से में बसी हुई है ये हल सिटी। इसके बाद में ये पोएम हियर जो पोएम है ये एक जर्नी को डिस्क्राइब करता है जो कि ये हल सिटी के थ्रू इन्होंने
जर्नी की थी, ठीक। और हियर जो है ये रिमाइंडिंग कराता है, एक तरह से मैप को डिक्लेयर करता है, मतलब एक तरह से मैप की तरह काम करता है। ये बताता है कि आप इस समय कहाँ पर हो, ठीक। जैसे ये जहाँ जहाँ पर गए ऐसे जो भी देखे लिखते गए। तो जैसे जब हम हियर पोएम को पढ़ेंगे अभी डिटेल से टेक्स्ट वाइज, तो जैसे पढ़ेंगे कोई सीन, अच्छा ये सीन यहाँ की है, फिर ट्रेन से जा रहे मान लो, फिर सीन चेंज हो जाएगी। तो वही चीज़, यद्यपि ये नहीं बताती है, ये पोएम ये नहीं बताती है हियर, ये चीज़ रिमाइंड नहीं कराता है कि आप जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ हो। लेकिन जब पोएम पढ़ोगे तो ये चीज़ यहाँ पता चलता है कि जब पोएम लिखी जा रही थी तो वो कहाँ की सीन है, इस चीज़ को ये बताता है। लेकिन इसका हियर जो है अभी भी ये थोड़ा सा मिस्ट्री ही बना है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है कि हियर एक्चुअल में है क्या या किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जो है सही है ये चीज़। और देखिए ट्रेन जब ये हल सिटी से होगा ट्रेन के दौरान जा रहे थे, तब इन्होंने लैंड स्केप का डिस्क्रिप्शन दिया इस पोएम में, है ना। और इन्होंने अर्बन में जो ट्रैफिक है उसको उसको बताया है। रूरल में जो मीडोज होते हैं, जो चरागाह होते हैं, किस तरह से उसकी ब्यूटीनेस, इन सबको इन्होंने अपने पोएम हियर में दिखाया है। अब इस पोएम में, हियर पोएम में जो है 4 स्टेंजा है ना। कितने स्टेंजा हैं? 4 स्टेंजा है, और एक स्टेंजा 8 लाइन का। तो मतलब कविता कितने लाइन की होगी? 32 लाइन की होगी। तो हियर पोएम 32 लाइन की कविता है, जिसमें 4 स्टेंजा हैं, एक स्टेंजा 8 लाइन की है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, हॉक रूस्टिंग, एक बार समरी मैंने इसमें फिर से किया है। समरी एक बार वैसे मैंने करवा दिया, इसलिए मैं इसको केवल इंग्लिश ऐसे स्पीड में पढ़ता चला जाऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हॉक रूस्टिंग इसको लिखा था टेड ह्यूग्स ने। आई अ हॉक सिट एट द टॉप ऑफ द फॉरेस्ट विद माई आईज शट, I am doing nothing, holding no fear, no false dreams between my heads, curved weak and the curved talons of my feet. In my sleep, I dream about killing my prey perfectly and eating them. The trees are so well suited to my way of being, the air I float on, and the sun's light seems perfectly adapted to my way of life, and the earth faces the sky so I can inspect it. My feet are gripped tightly to the branch. It took millions of years to take my food and every single feeder. Sometimes I hold other products of creation in my foot when I catch them. Other times I soar high into the sky, revolving the world around me as I spread up in slow circles. I kill when and where I want because the world belongs to me. I have no use for clever but false logical thinking. My pointless is ripping the heads of my prey. That's how death gets dished out, and my one true way takes me straight through life, causing others to die. I need no logical justifications for my actions. I fly between the earth and the sun, and it has always been this way. My gaze has not allowed anything to change. I will keep things like this forever. अब क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो इसको भी समझाया जाए या ऐसे स्पीड में? चलो स्पीड में ऐसे देख लीजिए। इन हॉक रोस्टिंग टेड ह्यूग्स इमेजिन्स द इंटीरियर थॉट्स ऑफ वन ऑफ द ग्रेट बर्ड्स ऑफ द प्रू, द हॉक. द पोएम इज टोल्ड इंटायरली फ्रॉम द perspective of the hawk, which is personified as having the powers of conscious thought and a command of English. What the hawk lacks, however, are human qualities like mercy and remorse. It is ruthless and direct in its thoughts about hunting prey, though this violence is presented matter of fact as simply part of
Who the hawk is violence, the poem suggests, is just as much a part of nature as is beauty, and natural world isn't subject to human nations and morality. The hawk is killer, and the part of poem's aim is to make clear just how natural दिस वायलेंस इज। अच्छा, इसका फॉर्म की बात करें तो मेड अप ऑफ 6 क्वाट्रेंस। देखिए, हॉक रोस्टिंग 6 क्वाट्रेन से बना है, 6 क्वाट्रेन से बना है। 1 क्वाट्रेन में 4 लाइन होता है, तो मतलब 6 क्वाट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, 24 लाइन। तो हॉक रोस्टिंग में 24 लाइन है, 6 क्वाट्रेन से बना है। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए क्या कहा गया भाई। Dad said this is the only real formal constraint placed on the poem. There is no rhyme scheme और strict meter। इसमें कोई rhyme scheme नहीं है। और मीटर की बात करें, कोई रेगुलर मेट्रिकल स्कीम को फॉलो नहीं करता है, और ये फ्री वर्स में लिखी जाती है। और दूसरा नंबर आप देख सकते हैं, राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम को भी फॉलो नहीं करता है। इस तरह से हॉक रोस्टिंग आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए, आप पोएम विद नीट राइम्स। अच्छा चलो, कंप्लीट हो गया।